हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 5 है उसको डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके रंजीत सिंह की बुक से ही क्वेश्चन है और जिसमें मैंने जो न्यू वाली एडिशन वाली बुक से करा रही हूँ, जिसमें मैंने 4 प्रैक्टिस कवर कर दिए हैं। आज 5 हम देखने वाले हैं इसका। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो 4 प्रैक्टिस पेपर जो इसके पहले मैंने करा रखे हैं, तो जाके ज़रूर, प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर आप चेकआउट करिएगा वहाँ पे चैनल पर, तो आपको मिल जाएगी। आज इसकी 5 सीरीज है, ये 5वीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियम फॉकनर्स नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। तो विलियम फॉकनर का जो नॉवेल है द साउंड एंड द फ्यूरी, ये अपना टाइटल कहाँ से लिया है, मतलब टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम, इसकी जो टाइटल है ये कहाँ से इन्होंने लिया। द साउंड एंड द फ्यूरी की ये जो टाइटल है विलियम फॉकनर ने कहाँ से लिया है। शेक्सपियर के मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो या किंग लियर कहाँ से लिया है बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा साउंड एंड फ्यूरी। मैकबेथ की एक स्पीच है, उस वहाँ मतलब मैकबेथ बोलता है, मैकबेथ में मैकबेथ नाम का जो कैरेक्टर है, टाइटल कैरेक्टर, वो स्पीच बोलता है, उसमें ये वर्ड आता है साउंड एंड फ्यूरी, तो वहाँ से ये टाइटल ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एल्डस हक्सले की डिस्टोपियन नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। तो एल्डस हक्सले का एक डिस्टोपियन नॉवेल है जिसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये इनका एक नॉवेल है, कौन सा नॉवेल है, डिस्टोपियन नॉवेल है। ये इन्होंने टाइटल कहाँ से ली है, शेक्सपियर के मैकबेथ, हैमलेट या ओथेलो या टेम्पेस्ट कहाँ से ली गई है। तो याद रखना है, ये आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ये लाइन ली गई है और मिरांडा की स्पीच से ही ली गई है। मिरांडा स्पीच बोलती है, उसकी एक स्टेटमेंट है, उसमें ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड आता है ये वर्ड। ठीक है, तो वहाँ से ये ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दी 1959 अमेरिकन स्पाई थ्रिलर फिल्म नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट डायरेक्टेड बाय अल्फ्रेड हिचकॉक, ठीक है, हिचकॉक टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो अल्फ्रेड हिचकॉक हैं, अल्फ्रेड हिचकॉक द्वारा निर्देशित 1559 की अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट का जो टाइटल है वो किस पर आधारित है। ठीक है, ये फिल्म है नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट। ठीक है, ये एक अमेरिकी स्पाई थ्रिलर फिल्म है नॉर्थ बाय, जिसके डायरेक्टर कौन थे, अल्फ्रेड हिचकॉक थे। तो इन्होंने ये टाइटल कहाँ से लिया था, शेक्सपियर के मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो या टेम्पेस्ट कहाँ से लिया था ये बताना है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। शेक्सपियर के हैमलेट से इन्होंने ये टाइटल ली है, तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग कह रहे हो कि शेक्सपियर से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा कैसे कह सकते हो। अगर आप टीजीटी या पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो जहाँ पे शेक्सपियर है, वहाँ शेक्सपियर का क्वेश्चन ना आया, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, आता है, मेन तो शेक्सपियर है, एक तरफ शेक्सपियर को रख दो, बाकी राइटर को एक साइड रख दो, उतना ही मायने रखते हैं शेक्सपियर। तो शेक्सपियर से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा मत बोलिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को तो अच्छी तरह पता है कि शेक्सपियर से क्वेश्चन आते हैं। Who stood up against the false doctrines of Catholic Church during Reformation? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि धर्म सुधार के दौरान कैथोलिक चर्च के झूठे सिद्धांतों के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था, पेट्रार्क या सिसेरो या वर्जिल या मार्टिन लूथर कौन खड़ा हुआ था जब एक धर्म सुधार हुआ था। धर्म सुधार के, तो कैथोलिक चर्च के जो झूठे सिद्धांत थे उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फॉल्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के झूठे सिद्धांतों का विरोध कैसे किया था। बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, कि अपनी आलोचनाओं की एक सूची बनाकर या किताब लिखकर, या फिर
यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गिविंग स्पीच मतलब सार्वजनिक रूप से भाषण देकर या फिर राजा के खिलाफ खड़े होकर कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, इन्होंने क्या किया था, अपनी क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचनाओं की एक सूची बना दिया था, बनाकर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ऑन विच चर्च डोर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। यहाँ से पूछा क्या जा रहा है कि मार्टिन लूथर ने अपनी आलोचनाओं की जो सूची है वो किस चर्च के दरवाजे पर लगाई थी, विटनबर्ग की लंदन, वाशिंगटन या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटनबर्ग। ये जो पुरानी वाली बुक हम कर रहे थे उसमें भी ये सारे क्वेश्चन थे और इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर ने अपनी आलोचनाओं की जो सूची है वो किस वर्ष तैयार की थी, 1513, 15 या 16 या 17 बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1517 में, 1517 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द फॉलोइंग लाइन्स आर स्पोकन बाय, ये जो लाइनें हैं ये किसके द्वारा बोली गई हैं। एंड देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो, देयर आर ड्रीम्ड ऑफ योर फिलोसफी। अब यहाँ पे होरेशियो का नाम लिया गया है, तो होरेशियो को कौन संबोधित कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पे ये हैमलेट की लाइन है और यहाँ पे पूछा किया जा रहा है कि स्पोकन बाय किसने बोला है, ठीक है। ऑप्शन तो दो ही है, खैर दो में ही आंसर मिल जाएगा, बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे हैमलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, मतलब अगर आप हमें चुभाते हो तो क्या हमें खून नहीं बहते हैं, क्या हमारा खून नहीं निकलेगा। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कहाँ की ये लाइनें हैं तो बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइन है स्पोकन बाय साइलॉक। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच मूवमेंट ब्रॉड द सुपरमेसी ऑफ पोप टू एन एंड, तो किस मूवमेंट ने पोप की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया था, पोप की सुपरमेसी को समाप्त कर दिया था। रेनेशा, रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द टर्म डिन्यूमेंट इज रिलेटेड टू, डेन्यूमेंट, डेन्यूमेंट इज रिलेटेड टू, जो टर्म है डेन्यूमेंट ये किससे रिलेटेड है, एस्से से, प्ले से। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ कुछ है इसमें, कुछ कुछ क्या है कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पे बताना है लिरिक है, एलजी है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, प्ले से संबंधित है डेन्यूमेंट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एन इकोलॉग इज, इकोलॉग क्या है, एक लॉग क्या है, ये भी आपका 2009 में आया था। अ लॉन्ग पोएम है, शॉर्ट पोएम है, पेस्टोरल या शॉर्ट डायलॉग है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली ये एक पेस्टोरल पोएम है, एक लॉग। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स एंड लुडिकरस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म। तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही पूछा गया है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे पूछा ही जा रहा है सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट, ठीक है, डिसेंट यानी कि उत्कृष्ट, सम्मान और साधारण तक अचानक और हास्यास्पद एक रेडिकुलस गिरावट होना, विशेष रूप से। डिसेंट मतलब क्या होता है, गिरावट, डिसेंडिंग ऑर्डर जहाँ पे होती है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे होती है, एंटी क्लाइमेक्स में होती है। एंटी क्लाइमेक्स का दूसरा रूप क्या होता है, बेथोस, ठीक है, बथोस यहाँ पे करेक्ट है। मतलब कोई चीज़ उत्कृष्ट से समान, एक साधारण तक अचानक और रेडिकुलस वे में गिरावट होती है, विशेष रूप से जब एक लेखक महान या दयनीय के लिए प्रयास करते हुए हास्यास्पद को प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कथारसिस। कथारसिस क्या है, ठीक है, किससे रिलेटेड है कथारसिस, ट्रेजेडी, कॉमेडी या फिर सोनेट या फिर फार्स। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ट्रेजेडी से कथारसिस रिलेटेड है। कोरस, कोरस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है, ड्रामा में एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उन्हें ही कहा जाता है कोरस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, कॉमिक रिलीफ क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है,
बताना है कॉमिक रिलीफ क्या होता है। मतलब कोई भी प्ले या फिल्म का तात्पर्य होता है, इंटरवल तो नहीं होता ना, ये तो ऐसे कट गया। हिलेरियस कॉमेडी नहीं होती, एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा कॉमिक रिलीफ। ठीक है, बीच बीच में जो जैसे कोई ट्रेजेडी चल रही है, बीच बीच में कॉमिक दिखाना, कॉमेडी सीन दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द मेन फोकस ऑफ द पोएटिक्स इज ऑन। तो जो काव्य शास्त्र है, पोएटिक्स का मुख्य फोकस क्या है? ग्रीक ट्रेजेडी है कि रोमन ट्रेजेडी है, इंग्लिश है कि ग्रीक कॉमेडी है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीक ट्रेजेडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ओके, हु सेज tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude। कौन कहता है ट्रेजेडी एक ऐसी कार्रवाई की नकल है जो गंभीर, पूर्ण और एक निश्चित परिमाण की होती है? अरिस्टोटल, ड्राइडन, जॉनसन या टी.एस. एलियट? ऐसा कौन कहता है? सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, अरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द फिगर ऑफ स्पीच इज इन होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन इज। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? होली टाइम मतलब समय एक नन के रूप में शांत है। नन के रूप में लाइक और एज लगा के अगर कंपैरिजन की जाती है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? मेटाफर, हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन, सिमली। ठीक है, सिमली होता है। द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ये सब प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, बताना है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन। मतलब वह समुद्र जो चांद के समान अपनी छाती खोल देता है। समुद्र चांद के समान क्या करता है? मतलब चांद की तरह ही अपनी छाती को खोल देता है क्या? समुद्र को ही एज ए ह्यूमन बना दिया गया है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी अस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू एनोनिमेट थिंग्स इज नोन एज। तो वह फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं को बुद्धि और व्यक्तित्व का श्रेय देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मतलब बुद्धि और व्यक्तित्व का श्रेय देते हैं, उसे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन या नन ऑफ दीज? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बिन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर द वर्ड माइटी एट। देखिए यहाँ पे हर जगह वर्ल्ड या लाइफ या टाइम को संबोधित किया जा रहा है, यहाँ पे जूलियस सीजर को संबोधित किया जा रहा है, यहाँ पे संबोधित सब जगह संबोधित किया जा रहा है। जब संबोधित करने वाला ही रहता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स? इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ माइट मोर, आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एंड स्टिल। तो यहाँ पे स्लीप को एड्रेस किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट जो एड्रेस होता है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? अपोस्ट्रोफी। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हेनरी रियोस्ले थर्ड अर्ल ऑफ साउथम्पटन वॉज शेक्सपियर्स। ये दोनों कौन है? ठीक है, तो ये दोनों ने एक ही हैं, ये शेक्सपियर के पैट्रन फ्रेंड हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, हु कोलैबोरेटेड शेक्सपियर इन राइटिंग ऑफ हेनरी एट। ठीक है, मतलब हेनरी एट के लेखन में शेक्सपियर का सहयोग किसने किया था? बेन जॉनसन, फ्लेचर, डन या ड्राइडन? इनका कोलैबोरेट किसने किया था? तो जॉन फ्लेचर ने किया था। जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट वन पे द टू नोबल किंग्स मैन भी शायद है। व्हाट वाज द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट बिफोर इट्स पब्लिकेशन ऑन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623? तो 1623 में फर्स्ट फोलियो से पहले, इसके पब्लिकेशन से पहले हेनरी एट का दूसरा टाइटल क्या था? ये बताना है। इसके पब्लिकेशन से पहले उसका ऑल्टरनेटिव टाइटल क्या था? ऑल इज ट्रू, ऑल इज वेल, ओ कोई नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। सो राइट आंसर दो ही ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने, दोनों में बताना है, तो ऑल इज ट्रू ही है। खैर आंसर नहीं कट रहा ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ डैश एट द ग्लोब थिएटर इन 1613 अ कैनन शॉट employed for special effects ignited the theater's thatched roof and the beams burning a original globe building to the ground।
तो 1613 में ग्लोब थिएटर में वो कौन सा प्ले था जिसके प्रदर्शन के दौरान ही विशेष प्रभाव के लिए इस्तेमाल किए गए एक तोप के गोले ने थिएटर की फूस की जो छत होती है यानी कि बीम, उसमें आग लगा दी थी, जिसमें मूल ग्लोब इमारत जमीन पर जल गई थी। तो कौन सा प्ले उस समय परफॉर्म हो रहा था ये बताना है। हेनरी एट, हेनरी फोर्थ या हैमलेट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका हेनरी 8 ही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ रिप्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। तो शेक्सपियर ने किस प्ले में एक शाही अपराधी का प्रस्तुत किया है? किंग लियर, हेनरी 4th, रिचर्ड 3rd या हेनरी 8। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी, रिचर्ड 3rd में। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। इसी में कितना क्वेश्चन दे दिया है ना। तो मैनेचमी बाय प्लेटोज, लाइफ्स ऑफ प्लूटार्क, पेंडस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन, द ज्यू ऑफ माल्टा बाय मार्लो। पूछा क्या जा रहा है? कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर की सबसे छोटी और उनकी सबसे हास्यास्पद कॉमेडी में से एक है। किस पर ये आधारित है? सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, मैनेचमी बाय प्लेटोज। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडीज। तो होकम से याद रख सकते हैं हम इसको, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का जो ट्रेजिक प्ले है हैमलेट, ये किससे इन्फ्लुएंस है, किसके प्रभाव में है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, किससे प्रभावित है? स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड फास्टस बाय मार्लो, कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर, यूटोपिया बाय थॉमस मोर। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। ठीक है, कई इसके सोर्स हैं, इन्फ्लुएंस्ड है इससे। विच वर्ड्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज। तो किस वर्ड्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है शेक्सपियर ने अपने प्लेज में? फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कॉपलेट, वर्ड्स लिब्रे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉर्म। शेक्सपियर की जो सोनेट है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, किस रूप में है? 3 क्वार्टरन एंड अ राइमिंग कॉपलेट, 1 ऑक्टेव एंड आ सस्टेट 7, ये बताना है। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 3 क्वार्टरन होते हैं और 1 राइमिंग कॉपलेट होता है 2 लाइन का। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। तो शेक्सपियर के जो शुरुआती प्लेज हैं वो कब कब लिखे गए थे, मतलब बताना है। 1597 to 1625, 1589 to 1595, 1598, 1640, 1600, 1607 बताना है यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके जो शुरुआती प्लेस थे वो कब आए थे? 1589 टू 1595, 1589 से 1595 बीच में आए थे। शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन। तो यहाँ पे भी बताना है कि शेक्सपियर जो है, मतलब शेक्सपियर के अधिकांश जो वर्क हैं उनके नोन वर्क्स हैं वो कब प्रोड्यूस्ड हुए थे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1589 एंड 1613 से याद रखना है। अर्ली प्लेस वो था 1589 से 1595 और इनके मोस्ट ऑफ द प्ले जो नोन वर्क्स थे इनके वो 1589 से 1613 के बीच में प्रोड्यूस हुए थे। हिज अर्ली प्लेस वर प्राइमरली, इनके जो शुरुआती प्लेस थे, शुरुआती जो इनके प्लेस थे वो मुख्यतः क्या थे? ट्रेजेडी थे कि ट्रेजिक कॉमेडीज, रोमांसेस या कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज दोनों थे। कौन से थे? तो यहाँ पे बताना है। तो इनके जो शुरुआती प्लेस थे कॉमेडीज उसमें थे और हिस्ट्रीज दोनों थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोट। अपने जीवन के लास्ट फेज में शेक्सपियर ने क्या लिखा था? ट्रेजिक कॉमेडी, जिसमें हम ऑल्सो मतलब जिसको हम रोमांसेस के रूप में भी जानते हैं, कि कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज की मेजर ट्रेजेडी, सोनेट्स एंड नैरेटिव पोएम्स। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ट्रेजिक कॉमेडीज उन्होंने लिखा था अपने जीवन के लास्ट फेज में, जिसे हम रोमांसेस जानते हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी। यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, लूसी ग्रे है, माई हार्ट लीप्स अप है, माइकल है, लंदन 1802 है। ये कहाँ की लाइनें हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे माई हार्ट लीप्स अप में है। ठीक है,
एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, लूसी, माइकल। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो टू लूसी की लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड आर फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस, आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, इमॉर्टैलिटी, ओड है, टिंटनेबे है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, प्रील्यूड है। तो बताना है यहाँ पे, सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन अक्कर, तो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की लाइनें हैं, वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, टिंटन एबे, डैफोडिल्स, प्रील्यूड, इमॉर्टैलिटी, ओड। तो टिंटन एबे की लाइन है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरा ऑप्शन ही गायब है, ओह गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख दिया है, ऑप्शन गायब हो गया था। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, कि विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज्ड इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू, ठीक है। मतलब वर्ड्सवर्थ के किस वर्क की आलोचना एडिनबर्ग रिव्यू में यह कभी नहीं चलेगा कहकर की गई है, दिस विल नेवर डू, ये कभी नहीं चलेगा ये कहकर की गई है, आलोचना की गई है वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को, एडिनबर्ग रिव्यू में। आपके ऑप्शन में है एक्सकर्जन, बॉर्डर्स, पीटर बेल, लूसी ग्रे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए, एक्सकर्जन। तो याद रखना है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन इज, पैराडाइज रीगेन का जो थीम है वो क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए, सैटन का टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। देखिए जो इजी क्वेश्चन है जो आप लोग को पता है तो उसमें मैं ऑप्शन या टाइम देने की जरूरत नहीं, वो आपको माइक्रो सेकेंड लगेंगे आंसर चूज करने में ना, जो पता रहता है क्वेश्चन। हु डिस्क्राइब मिल्टन इन द वर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। तो मिल्टन को इन शब्दों में किसने डिस्क्राइब किया है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ब्राउनिंग है, टी.एस. इलियट है, नाहम टेट है। तो किसने किया है ये बताना है, तो ये टेनिसन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड, मिल्टन की जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट में वो क्या कहती है, वीक स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, हारमोनियस स्टाइल, स्कैटर्ड स्टाइल, ठीक है। तो मतलब पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की शैली को कहा जाता है ग्रैंड स्टाइल। सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू, पैराडाइज लॉस्ट में सैटन की तुलना किससे की गई है, मून से, सन से, पोलर स्टार से या लेविएथन से, लेविएथन से किससे की गई है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मिल्टन रोट हिज पेस्टोरल एलजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ, तो मिल्टन ने पेस्टोरल एलजी लाइसिडस लिखा है किसकी डेथ पर, एडवर्ड किंग, हिज वाइफ, हिज फादर, हिज मदर, तो एडवर्ड किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सेड लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, किसने कहा है, ठीक है, किसने कहा है कि लिसिडास काव्यात्मक स्वाद की कसौटी है, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, ब्राउनिंग या फिर डी एल ए रिचर्ड्स, आई ए रिचर्ड्स है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा टेनिसन, यस ए करेक्ट हो जाएगा टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ, तो स्ट्राइफ प्ले में जो लीडर का मतलब लेबरर्स मजदूर का जो लीडर था वो कौन था, डेविड रॉबर्ट्स, जॉन बुलगिन या हेनरी थॉमस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गोल्सवर्दीज, तो गोल्सवर्दी के जो गोल्सवर्दी का मतलब वर्क है, गोल्सवर्दी के किस वर्क में लोअर क्लास को प्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है, प्रतिनिधित्व तो मतलब रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। कंट्री हाउस, फोर साइड सागा, फ्रेटर्निटी या नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास को दिखाया गया है, ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, गोल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, गोल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं वो मुख्यतः किसके प्रभाव और संघर्ष पर सेंटर्ड हैं, इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स,
मतलब प्रभाव और संघर्ष पर, या फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, ठीक है, मतलब सामंतवाद पर राजतंत्र, ठीक है, इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, मतलब कहने का क्या है, व्यक्ति और ब्रह्मांड, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी या क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन, तो समाज पर वर्ग परंपराओं का जो प्रभाव था उसी पे बेस्ड है। यस, वहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हु डज वियोला फॉल इन लव विद, तो वियोला किसके प्यार में रहती है, मालविलियो, ओर्सिनो, सर टॉबी या ओलिविया। वियोला को किससे प्यार हो जाता है, तो ओर्सिनो को, ड्यूक ओर्सिनो। हु डज ओलिविया फॉल इन लव, तो ओलिविया को किससे प्यार होता है, ठीक है, ओलिविया को किससे प्यार होता है, ओर्सिनो, मालविलियो, एंटोनियो या वियोला इन हर डिस्गाइज सिजेरियो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज सेबेस्टियन, सेबेस्टियन कौन है, वियोला का ब्रदर है, कि ओर्सिनो का कजिन है, ओलिविया का फूल है या मालविलियो का सन है, तो वियोला का ब्रदर है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु फॉर्स द लेटर दैट मालविलियो थिंक्स इज फ्रॉम ओलिविया, तो मालविलियो को लगता है कि ओलिविया से आया हुआ पत्र कौन जाली बनाता है, मतलब वो फॉर्स लेटर कौन बनाता है जिसका मालविलियो लगता है कि ओलिविया ने भेजा है, फेस्टेस, सर टॉबी, मारिया या वियोला, ठीक है, तो मारिया ने। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज द फॉर्स लेटर मेक मालविलियो बिलीव, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फॉर्स लेटर से मालविलियो को क्या विश्वास हुआ था कि मारिया उससे प्रेम में है, कि इज गोइंग इन हैरिट, या उसे विरासत में बहुत संपत्ति मिलने वाली है, कि वियोला उससे प्यार करती है, कि ओलिविया उससे प्यार करती है, दैट ओलिविया इज इन लव विद हिम। उस लेटर से ये पता चलता है कि ओलिविया उससे प्यार करती है। हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टियन आफ्टर ही इज शिपरेक्ड, तो जहाज डूबने के बाद सेबेस्टियन की देखभाल कौन करता है, वायला, फेस्टे, मालविलियो या एंटोनियो, तो एंटोनियो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु चैलेंजेस सिजेरियो टू अ डुएल, तो डुअल में सिजेरियो को चुनौती कौन देता है, ओर्सिनो, सर एंड्रयू, मालविलियो या फिर एंटोनियो। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड्रयू एग्विचिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट डज मालविलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया, मतलब ओलिविया को खुश करने की उम्मीद में मालविलियो क्या पहनता है, ग्रीन लेगिंग्स की विमेन महिलाओं के कपड़े, या येलो स्टॉकिंग एंड क्रॉस्ड गार्टर, मतलब पीले मोजे या क्रॉस्ड गार्टर, या रेड विग या सिल्वर पेंटलून्स, तो येलो स्टॉकिंग्स पहनता है, जो बिल्कुल भी येलो कलर ही मतलब ओलिविया को पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि कलर उसको येलो कलर से ही दिक्कत है और वह येलो कलर का स्टॉकिंग पहन लेता है। वाई डज एंटोनियो ट्रेवल टू इलेरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एंटोनियो इलेरिया की यात्रा क्यों करता है, टू बी क्लोज टू सेबेस्टियन, टू गेट रिवेंज ऑन ओर्सिनो, टू ओलिविया ही डज नॉट ट्रेवल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। एंटोनियो इलेरिया की यात्रा क्यों करता है, क्योंकि वो सेबेस्टियन को बचाना चाहता है, इस वजह से ना, टू गेट रिवेंज ऑन ओर्सिनो। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाई डज सर एंड्रयू ट्राई टू फ्लाइट विद सेबेस्टियन, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि सर एंड्रयू सेबेस्टियन से लड़ने की कोशिश क्यों करता है। ही थिंक्स दैट, मतलब वो उसे लगता है कि सेबेस्टियन ने ओर्सिनो को मार दिया गया, उसे लगता है सेबेस्टियन सर टॉबी को मारना चाहता है, या उसे लगता है कि सेबेस्टियन सिजेरियो है, ठीक है, या उसे लगता है सेबेस्टियन क्या है, सिजेरियो है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ही करेक्ट हो जाएगा। वो इसलिए डुअल करता है, उसको लगता है जो सेबेस्टियन है वही सिजेरियो है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डू सर टॉबी एंड द अदर डू टू मालविलियो, तो सर टॉबी और अन्य लोग मालविलियो के साथ क्या करते हैं, ठीक है। दे किल हिम, दे लॉक हिम इन डार्क रूम एंड टेल हिम ही इज मैड, वो उसे एक बंद कमरे में मतलब एक अंधेरे कमरे में बंद करते हैं और कहते हैं कि वह पागल है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डिस्गाइज डज फेस्टिव वियर व्हेन ही स्पीक्स विद मालविलियो, तो फेस्टिव मालविलियो से बात करते समय कौन सा भेष धारण करता है, सिजेरियो का, ओलिविया का, कि सर टॉपेस द क्यूरेट का या देवदूत का, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, ओके, हु डज ओलिविया मैरी, तो ओलिविया किससे शादी करती है, सेबेस्टियन, एंटोनियो, ओर्सिनो, मालविलियो, तो सेबेस्टियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हेन ही रियलाइजेस दैट सिजेरियो इज अ वुमेन व्हाट डज ओर्सिनो डू, मतलब जब सिजेरियो को पता चलता है कि जब ओर्सिनो को पता चलता है
कि सिजेरियो जो है वो एक औरत है, एक महिला है, तो ऑर्सिनो क्या करता है, मतलब वो उसे मार डालने का आदेश देता है कि उसे निर्वासित कर देता है, कि उसकी सगाई एंटोनियो से करा देती है, कि उसे शादी करने का फैसला करता है, क्या करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ही डिसाइड्स टू मैरी हर। विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड आर प्लान टू एट द एंड ऑफ द प्ले। तो प्ले के अंत में कौन सा कैरेक्टर विवाह नहीं करता, शादी नहीं करता, या करने की योजना भी नहीं बनाता है, ऑर्सिनो, सर्टोबी, सेबेस्टियन या मोलवेलियो। सो राइट आंसर यहाँ पे मोलवेलियो हो जाएगा, प्यार तो करता है वो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू ओलिवर व्हाट वुड ऑरलैंडो ब्रिंग टू अ रेसलिंग मैच विद चार्ल्स इन एज यू लाइक इट। थोड़ा सा टाइम दूंगी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओलिवर के अनुसार एज यू लाइक इट में चार्ल्स के साथ कुश्ती मैच में ऑरलैंडो क्या लेकर आएगा। अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज, मतलब एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त, या लस्ट फॉर प्राइज मनी, या पुरस्कार राशि का लालसा, या पॉइजन सम अदर डेसिटफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग विक्ट्री, या कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ स्ट्रैटेजिक फिजिकल कॉम्बैट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा पॉइजन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वाई डज ओलिवर इनहेरिट द बुल्क ऑफ हिज फादर्स स्टेट इन एज यू लाइक इट में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओलिवर को अपनी अधिकांश जो विरासत है वो क्यों मिली है, जो विरासत उसको क्यों मिलती है, पिता की संपत्ति एज यू लाइक इट में उससे फादर का स्टेट क्यों मिलता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एक मरतबा देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा कि ऑप्शन है ओलिवर वॉज द सन लीस्ट एबल टू मेक हिज ओन वे इन द वर्ल्ड, या ओलिवर इज़ द ओल्डेस्ट सन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओलिवर इज़ द ओल्डेस्ट सन एंड देयर फॉर ग्रांटेड द इनहेरिटेंस बाई लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एट वॉट इवेंट डू ऑरलैंडो और रोजालिन मीट। तो ऑरलैंडो और रोजालिन किस इवेंट पे मिलते हैं, तो ये हम सभी को पता है, रेसलिंग मैच में मिलते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट नेम डज रोजालिन अज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कट गए हैं, खैर इसमें है आंसर है, ठीक है। रोजालिन अपने डिस्गाइज रूप में कौन सा नाम अपनाती है, तो गैनीमीड का, है ना, ये तो पता ही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक डिसलाइक ऑरलैंडो। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो ऑरलैंडो को क्यों डिसलाइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑरलैंडो फाइंड्स रोजालिन मोर ब्यूटीफुल देन द ड्यूक्स ओन डॉटर सीलिया, के ऑरलैंडो ब्रदर ओलिवर वॉव्स टू ड्यूक एंड considerable sum of money. Orlando bid the Duke price, so wrestler Charles Duke and Orlando father were enemies. सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूक और जो ऑरलैंडो के फादर हैं वो दोनों क्या हैं, एनेमीज हैं। सो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन हिज इंट्रोडक्शन इन एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट ड्यूक सीनियर एज यू लाइक इट गैदर्स हिज लॉयल फॉलोअर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन फॉर व्हाट पर्पस। तो एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में अपने इंट्रोडक्शन के बाद ड्यूक सीनियर एज यू लाइक इट में अपने जो वफादार फॉलोअर को आर्डन के जंगल में इकट्ठा करते हैं, क्यों, किस पर्पस से करते हैं, हंट डियर, हिरण का शिकार करने के लिए, कि ड्यूक फ्रेडरिक के खिलाफ सेना तैयार करना, या फिर ब्रूक में तैरना, यानी कि ब्रूक मतलब नाले में तैरने के लिए बुलाते हैं, या टीज द मेलनकली जैक्स। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, टू हंट डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ डज ड्यूक फ्रेडरिक प्लान टू फाइंड सीलिया एंड रोजालिन आफ्टर दियर डिपार्चर फ्रॉम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ड्यूक फ्रेडरिक कोर्ट जाने के बाद सीलिया और रोजालिन को खोजने की योजना कैसे बनाता है वो आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लीजिए। सो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ही विल इंटरव्यू, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा आपने बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ही विल रिक्रूट ओलिवर टू हेल्प फाइंड ऑरलैंडो whom he suspects has teamed up with the women, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि मतलब कि वो ऑरलैंडो को खोजने में मदद के लिए ओलिवर को भर्ती करेगा, जिसके बारे में उसे संदेह है कि उसे महिलाओं के साथ मिलकर काम किया है। ऑन व्हाट टॉपिक डज ए कोरिन अटेम्प्ट टू काउंसिल द यंग शेफर्ड सिल्वियस। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कोरिन युवा चरवाहे सिल्वियस को किस विषय के परामर्श देने का प्रयास करता है।
मेंटेनेंस ऑफ द फॉग, पॉलिटिक्स ऑफ कोर्ट लाइफ, लव या फ्रेंडशिप। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा लव, लव के लिए उसे देता है। नेक्स्ट वन पाएंगे, अपॉन अराइविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एडम क्लेम्स दैट ही विल सून डाई, व्हाट डज ही अज्यूम द कॉज ऑफ हिज डेथ विल बी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आर्डन के जंगल में पहुंचने पर एडम दावा करता है कि वो जल्द ही मर जाएगा। वो अपनी मौत का कारण क्या मानता है, ओल्ड एज, हंगर या लव सिकनेस या गाउट। तो यहाँ पे आपका हंगर हो जाएगा क्योंकि उसको भूख लगी रहती है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर एन आई ओपनिंग स्ट्रॉल अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, व्हाट प्रोफेशन डज जैक्स इंटेंड टू परसू। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आर्डन के जंगल में एक आंख खोल देने वाली शहर के बाद जैक्स किस पेशे को अपनाने का इरादा रखता है, शेफर्ड का या हाईवेमैन का, फूल का या बटलर का। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन अम्यूजिंग मिस्टेक समबडी मेक्स व्हेन दे यूज अ वर्ड दैट साउंड सिमिलर टू द वर्ड दे मीन टू यूज बट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका हटा दिया गया है, मतलब अब ऑप्शन हट गया है। तो एक अम्यूजिंग मिस्टेक मतलब क्या कह सकते हैं कि एक मनोरंजक गलती होती है जो व्यक्ति तब करता है जब उसे किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो उस शब्द के समान लगता हो जिसे वो प्रयोग करना चाहता है, लेकिन उसका अर्थ पूरी तरह से अलग होता हो। तो ये हम सभी जानते हैं, जिसे हम मालाप्रोपिज्म बोलते हैं। मैं बता दे रही हूँ, यही है। ठीक है, मालाप्रोपिज्म। ओके, चलिए पूरा ऑप्शन लिखने। अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो एक वर्ड जिसे हम सेम प्रोनाउंस करते हैं दूसरे वर्ड की तरह, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होती है, इसकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। जैसे कि डियर, डियर, देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस तो कर रहे हैं सेम ही, बट इसकी स्पेलिंग भी अलग है, इसकी मीनिंग भी अलग है। ऐसे को हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, होमोसेपियंस, होमोराइम्स या होमो वर्ड्स। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोफोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ह्यूमरस इन मिडिवल साइंस एंड मेडिसिन वर थॉट टू डिटरमिन अ पर्सन्स फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज बाय द रिलेटिव proportions on which they were present. These four chief fluids of body are flood, phlegm, choler and। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मध्यकालीन मिडिवल साइंस यानी कि मध्यकालीन और मेडिसिन चिकित्सा में द्रव्यों को व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों को उनकी उपस्थिति के सापेक्ष अनुपात से निर्धारित करने के लिए माना जाता था, जिसमें शरीर के ये मुख्य तरल पदार्थ होना जरूरी था मनुष्य के बॉडी में, जैसे कि ब्लड, रक्त, फ्लेज्म यानी कि जो कफ होते हैं, कोलर, पित्त, और क्या था बेसिकली 4 वो पार्ट थे, चीफ फ्लूइड्स थे। वो कौन से, वो मुख्य तरल पदार्थ थे, मेलनकली, एपैथी, एम्पैथी या मेलोडी। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, मेलनकली। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द टर्म यूक्रेसिया रेफर्स टू, जो यूक्रेसिया है इसका क्या मतलब होता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो स्वीकृत विचारों, परंपराओं, संस्थाओं आदि में विश्वास नहीं करता और उनका विरोधी है, उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉयर, एनिहिलेटर, आइकोनोक्लास्ट, डिस्ट्रक्टर। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन अ वर्ड्स और प्रोज ऑफ अ पिक्चरस्क सीन इन इंसिडेंट स्पेशली इन अ रस्टिक या पेस्टोरल लाइफ। उसे क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी मनोरम दृश्य या घटना का पद्य या गद्य में संक्षिप्त वर्णन, स्पेशली ये देहाती जीवन में होता है, उसे हम क्या बोलेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन में आइडल्स है, एलर्जी है, एपिथैलेमियन है, आर्केडिया है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, आइडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आइडल है वो, हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल्स इन ग्रीक। मतलब ग्रीस में आइडल्स का पहला क्रिएटर कौन था, प्लेटो, अरिस्टोटल, थियोक्राइट्स या होमर। तो पहला कौन सा था, थियोक्राइट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, दिस वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट, इट रोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन सेंटिमेंटेलिटी इन पोइट्री, इट emphasized simplicity, clarity of expression and precision through the use of exacting visual image. The movement was।
तो हम इसको हिंदी समझते हैं। क्या कह रहा है कि दिस वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट, मतलब ये 20वीं सदी की शुरुआत का एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट था। इट रोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी इन पोइट्री। ये पोइट्री में रोमांटिकवाद और विक्टोरियन भावुकता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। इट एम्फसाइज सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रिसीजन थ्रू द यूज ऑफ एग्जैक्टिंग विजुअल इमेज। तो इसने सटीक दृश्य, मतलब एग्जैक्टिंग विजुअल इमेज, छवियों के उपयोग के माध्यम से सादगी, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और सटीकता पर जोर दिया। ये मूवमेंट कौन सा था? इमेजिनेशन, सिंबॉलिज्म, इमेजिज्म या ट्रेडिज्म? ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे इमेजिज्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द मेकिंग ऑफ अ रिमार्क आर रिमार्क्स दैट सजेस्ट समथिंग सेक्सुअल और समथिंग अनप्लीजेंट बट डू नॉट रेफर इट टू डायरेक्टली। इसे क्या कहा जाता है? मतलब एक ऐसी टिप्पणी या टिप्पणियों का बनाना जो कुछ सेक्सुअल या अनप्लीजेंट बात का संकेत देती हो लेकिन सीधे तौर पर उसका संदर्भ नहीं देती है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिटिसिज्म, क्रिटिक, इनुएंडू या लैम्पून। मतलब ये एक ऐसा रिमार्क होता है या रिमार्क्स का बनाना होता है, टिप्पणियाँ का बनाना जो कुछ यौन यानी कि सेक्सुअल और अप्लीजेंट बात का संकेत देती है लेकिन सीधे तौर पर नहीं देती है, इसका संदर्भ नहीं निकलता है, उसे इनुएंडू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, रोमन अ क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, रोमन अ क्लिफ रेफर्स टू। रोमन अ क्लिफ का तात्पर्य क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, अ नोवेल विद अ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, शेक्सपियर वॉज कॉट पोचिंग ऑफ द डियर इन द चार्लेकोट पार्क हुज ओनर वॉज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर को चार्लेकोट पार्क में हिरन का शिकार करते हुए पकड़ा गया था, जिसका मालिक कौन था? विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी, थॉमस थॉर्प। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा थॉमस लूसी। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ शेक्सपियर लिविंग स्ट्रैटफोर्ड। तो स्ट्रैटफोर्ड छोड़ने का रीज़न क्या था शेक्सपियर का? उन्होंने क्यों छोड़ा था, क्या कारण था? सो राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम थॉमस लूसीज पार्क। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फैमिली लाइफ, हिज फ्रेंड इन्वाइटेड हिम टू लंडन, ही गॉट अ टीचिंग जॉब इन लंडन। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि वो पकड़े गए थे इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नरेटेड डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क्स। अगला पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस ऑथर ने अपने वर्क्स में शेक्सपियर के बारे में हिरन की शिकारी की कहानी सुनाई है। तो हम सभी को पता है निकोलस रोवे ने सुनाई है, बट अपने किस वर्क में? यहाँ सभी निकोलस रोवे ही है, यहाँ पे वर्क अलग अलग है, तो यहाँ पे आपने बताना है किस वर्क में उन्होंने सुनाया है ये डियर पोचिंग की स्टोरी। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, निकोलस रोवे इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड मिस्टर विलियम शेक्सपियर, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ओके एक मिनट। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ किसके रूप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो यहाँ पे आपका जो लेक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट। वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे कॉकरमाउथ में। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, Why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic movement? 1798 जो टाइम था ये रोमांटिक मूवमेंट की एक झूठी रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा 1798 में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की हुई थी क्योंकि पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। रोमांटिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज, रोमांटिक एज को और किस नाम से हम जानते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, एज ऑफ पोप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट। तो लिरिकल बैलेट्स में किस वर्ष उन्होंने प्रीफेस को ऐड किया था? 1798, 1800, 1802, 1805। तो यहाँ पे आपका 1800 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट शदी, वॉल्टर स्कॉट, कॉलरिज, जॉनसन। तो रॉबर्ट शदी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। तो अर्नोल्ड, ब्राउनिंग, सैली या कीट्स। तो यहाँ पे आपका ब्राउनिंग हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, यस रॉबर्ट ब्राउनिंग, लॉस्ट लीडर उनका वर्क है। वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स इन द ईयर। तो वर्ड्सवर्थ फिर से वही क्वेश्चन पूछा, लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस कब जोड़ा था? तो 1800 में। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे,
ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज़ द ईस्टर्न डॉटर, ईस्टर्न डॉटर कौन है, नेचर, लूसी, ड्यूटी या शोल, तो ड्यूटी है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज, माइकल के कॉटेज का क्या नाम है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, मून या फिर तो इवनिंग स्टार हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड आप स्टार्ट्स फ्रॉम, तो इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 1650, 1660, 1617, 18, तो 1660। एंड यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट है। ओके, एक मिनट। सी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, तो बेयरली का बताना है एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि टाइम है या फिर मैनर है या फ्रीक्वेंसी है, बताना है क्या वो। तो बेयरली ही लेफ्ट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वह कमरे से बाहर निकली ही थी, सॉरी हाँ, वह कमरे से बाहर निकली ही थी कि अचानक छत गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पे बेयरली पूछा जा रहा है ये है क्या, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आई नियरली, नियरली पे यहाँ पे पूछा गया है, नियरली क्या है, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे मेरा लगभग एक्सीडेंट हो गया था, तो ये लगभग क्या है, डिग्री है, मैनर है, एडवर्ब है, प्लेस है, तो डिग्री, अगेन डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सम पीपल डैश देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू दियर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फूल, डेल्यूट, डिसीव या डेनिग्रेट, डेनिग्रेट मतलब कुछ लोगों को विश्वास दिलाना, क्या, कुछ लोगों को भ्रमित करना, डिल्यूड हो जाएगा। ठीक है, कि वो अपने संगठन के लिए अपरिहार्य है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दे डैश टू स्कूल बाय बस, तो यहाँ पे फिल करना है गोइंग, गोज, गो या टू, तो दे है भाई यहाँ पे गो आ जाएगा, दे गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द क्लर्क वॉज डैश बाय द ऑफिसर ऑफ हिज नेग्लिजेंस, तो ऑफिसर के नेग्लिजेंस की वजह से क्लर्क ने क्या किया, क्लर्क को क्या किया गया था, सॉरी यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो क्लर्क हैं उनके नेग्लिजेंस की वजह से ऑफिसर क्या किया था, पुल डाउन किया था, पुल्ड अप या पुल्ड ऑफ या पुल्ड इन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पुल्ड अप। ठीक है, ठीक है, लापरवाही की वजह से। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आवर हाउस वॉज डैश अ फ्यू डेज अगो, ब्रोकन इंटू, ब्रोक, ओपन, ब्रेक, तो हमारा जो हाउस है वो कुछ दिन पहले क्या हो गया था, गिर गया था, टूट गया था, फूट गया था, क्या था बताना है। ठीक है, कुछ दिन पहले टूट गया था, ब्रोकन इंटू, क्योंकि वॉज है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, ब्रोकन आएगा। अब ब्रेक है, ब्रेक तोड़ना होता है, ब्रेक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आई हैवंट बीन टू सिनेमा फॉर एजेस, वी डैश गो अ लॉट, तो यहाँ पे क्या, मैं बहुत समय से सिनेमा देखने नहीं गया हूँ, हम अक्सर क्या करते थे, हम अक्सर सिनेमा देखने जाते थे, कहीं ना कहीं आदत सो हो रहा है कि अक्सर जाते थे, तो कुछ नहीं यूज़ होगा, यूज टू होगा, जाया करते थे। द डॉक्टर हु इज़ वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज़, मतलब जो डॉक्टर मानसिक रोग का इलाज करने में कुशल होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्जन, सर्जन या साइकेट्रिस्ट, मैड या फिजिशियन, तो मनोचिकित्सक कहा जाता है ना, साइकेट्रिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द ट्रेडिशन ऑफ मोर देन वन वाइफ्स और हस्बैंड, मतलब एक से अधिक पत्नी या पति रखने की जो परंपरा होती है उसे क्या बोला जाता है, बुलिज्म या पॉलिंड्री, सैडिस्ट या पॉलीगैमी, तो उसे पॉलीगैमी बोला जाता है, एक से ज़्यादा शादियाँ करना। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स, जो आदमी मतलब जो इंसानों को ही खाता हो उसे क्या बोलते हैं, कैनिबल, बीस्ट, घोस्ट या जायंट, तो कैनिबल, नरभक्षी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 116 से 120 क्या करना है, वन वर्ड हमें बताना है और कौन सा बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि 3 सही वन वर्ड है, 1 गलत होगा आपका, तो बताना है। तो वन हु वर्क्स विदाउट गेटिंग एनी सैलरी, ठीक है, बीच में पैसेज था तो उसको मैंने स्किप कर दिया है, मतलब जो बिना कोई वेतन के लिए काम करता हो उसे क्या बोलेंगे, ऑनरेरी, सही है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री,
किसी देश का मूल निवासी होना, उसे क्या बोलते हैं? एब्रिजनिस, ये भी सही है। वन हुज एटीट्यूड इज़ टू ईट ड्रिंक एंड मैरी, मतलब जिसका दृष्टिकोण खाने पीने और मौज मस्ती करने का ही हो, उसे क्या बोलते हैं? एपिक्यूरियन, ये भी सही है। यहाँ पे जो गलत है यही है, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट। अपोजिंग आर्ग्यूमेंट, विरोधी जो तर्क है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट, डेबिट ये नहीं बोलते हैं, रिबट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे बताना है, वही है आपका पेपर रिटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग, मतलब स्वयं के हस्तलेख में लिखा गया जो कागज है उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, बिल्कुल पांडुलिपि। पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स आर हंग, मतलब चर्च का वह भाग जिसमें घंटियाँ लटकी होती हैं उसे बेलफ्राई कहा जाता है। बेलफ्राई मतलब घंटा घर, ठीक है, यस, घंटा घर, ठीक है। पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, मतलब सरकार का वह भाग जो नियम बनाने से संबंधित है उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधानमंडल जिसे कहा जाता है। पीपल इन राउडी सीन, यही गलत है। पीपल इन राउडी सीन, उपद्रवी दृश्य में जो लोग होते हैं उसे क्या बोला जाता है? मैबल बोला जाता है ना, रेबल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला बताना है यहाँ पे, जब मैं ऑप्शन इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप आंसर को जल्दी से चूज कर सके, ठीक है। अगला भी बताना है, यहाँ पे कहा है पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्सन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, यानी कि जो सुख और दुख के प्रति अलग व्यक्ति होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्सन ऑब्सेस्ड विद वन आइडिया और सब्जेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? मतलब इसका मतलब हुआ कि एक विचार या विषय से ग्रस्त व्यक्ति, ठीक है। पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, मतलब व्यक्ति द्वारा किसी और का दिखावा करना जो वो नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? बताना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो गलत है, यहाँ पे सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मोनोमैनिक, ये इम्पोस्टर, ये भी सही है, बट गलत जो है वो आपका बी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर सही होगा। पर्सन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब सुख और दुख के प्रति अलग व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं, उदासीनता, ठीक है, यस, स्टोइक बोला जाता है। नेक्स्ट वन पाएंगे, पर्सन हु बिलीव्स गॉड इज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो मानता हो कि ईश्वर ही सब कुछ है, उसे क्या बोलेंगे? पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स, वह व्यक्ति जो मानता है कि मानवीय प्रयासों से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? मेलियोरिस्ट। पर्सन हु ईजली बिलीव्स अदर, ऐसा व्यक्ति जो बहुत आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, क्रेडुलस। पर्सन हु डज नॉट बिलीव एनी रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उसे पेगन बोलते हैं, रेगन नहीं बोलते हैं, पेगन। एक मिनट, क्या लिख दिया? बाकी सब सही है, ओके, पेगन, बाकी सब सही है। बेंथीस्ट मतलब गॉड ही सब कुछ है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पर्सन हु इंजॉय सेंसुअस इंजॉयमेंट, एपिक्योर बोलते हैं। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वेटरन। पर्सन हु हेट्स वुमेन, मिसोगाइनिस। पर्सन हु होल्ड्स स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, तो यही गलत है आपका, ठीक है, यस, यही गलत है, ओके। तो यहाँ पे आपका यही गलत हो गया, 120 है ये, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बर्सरी नहीं बोला जाता, मतलब पर्सन हु होल्ड्स स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, मतलब वह व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति प्राप्त करता हो, उसे बर्सरी नहीं बोला जाता, उसे बर्सर बोला जाता है, बर्सर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 121 से 122 फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड बताना है जो इनकरेक्ट हो, मतलब 3 सही है, 1 गलत होगा। चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो है नॉम डी प्लूम, मतलब पेन नेम, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो है नॉन पेरिल, जिसका मतलब होता है मैचलेस या यूनिक, अतुलनीय। तीसरा है नोटा बेन, तीसरा क्या है? नोटा बेने, जिसका मतलब होता है नॉट वेल। और डी है पर एक्सीलेंस, जिसका मतलब क्या होता है? पर इमिनेंटली या सुपर्ब, उत्कृष्ट। तो यहाँ पे गलत क्या है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे गलत क्या है? तो यहाँ पे आपका सी गलत है, सॉरी, यहाँ पे आपका सी गलत हो जाएगा। नोटा बेने मतलब होता है नोट वेल,
ठीक है, नोटेबल हो जाएगा, ये नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, सिर्फ नोटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है पर एनम मतलब एनुअली, पर कैपिटा मतलब फॉर ईच पर्सन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, परसेंट या सेंटम पर 100 प्रति 100, पर डेम बाय द वे, पर डे मतलब होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो यहाँ पे वे थोड़ी ना होगा, डे होगा, ठीक है, बाय द डे। अब यहाँ पे अपने 123 से 125 क्या करना है, प्रूव वर्ब बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम, मतलब समृद्धि मित्र बनाती है, विपत्ति उन्हें परखती है, तो यहाँ पे गलत जो है वो बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रेन एट 7 फाइन एट 9, यहाँ पे होगा क्या, रेन एट 7 फाइन एट 11 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे बताना है कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे जो गलत होगा यही गलत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ ईयर, यही गलत है, तो यहाँ पे होगा क्या, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ईयर नहीं होगा, डे हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, 125 का बताना है, स्लो एंड स्टडी लूसेस द रेस, सोलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो द विंड एंड रीप द विंड। स्लो एंड स्टडी तो धीरे धीरे चलना और स्थिर रहने वाला ही क्या करता है, रेस को जीतता है, हारता थोड़ी ना है, विंस द रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंस द रेस हो जाएगा, यही गलत था। तो ये थे 125 क्वेश्चन, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मैंने 56 मिनट में करा दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया इसमें, ओके। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो सभी को, और एडवांस दिवाली की भी, हैप्पी दिवाली सभी को, ठीक है। तो अभी इंजॉयमेंट है, कर लीजिए, बाद में फिर पढ़ाई पे आ जाइएगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।